अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा यूके से। बहुत शुक्रिया सर का। थैंक यू। अभी भी यूके में ही हूँ, 3-4 दिन और हूँ। बिल्कुल। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया और यकीनन आपका विजिट अच्छा जा रहा होगा। लेकिन सर साथ ही साथ ईरान और अमेरिका जो है दोबारा से उनमें टेंशन हो गई है, फिर से अटैक शुरू हुए और अब कहा यह भी जा रहा है कि 7% ऑयल की प्राइस जो है वो बढ़ भी सकती है। और गल्फ कंट्रीज जो अपने आप को बहुत सिक्योर समझते थे कि जी यहाँ पर अमेरिकन बेसिस हैं तो हमें तो कुछ होगा नहीं, उनकी सारी सोच जो है वो बिल्कुल धरी की धरी रह गई है, इसलिए कि ईरान ने जिस तरह से अटैक किए हैं। तो इस वक्त आपके ख्याल से गल्फ कंट्रीज जो है वो अब किस तरफ जाएंगी? क्या वो ईरान का साथ देंगी या अमेरिकन बेसिस उसी तरीके से वहां पर रहेंगी? और दुनिया को हम क्या आगे क्या देखने को मिलने वाला है? ये झगड़ा, ये लड़ाई, अटैक्स फिर से बढ़ने वाले हैं या कम होंगे? नहीं आरजू जी, मैं तो आपके चैनल पे पिछले 1 साल से, जब से ये शुरू हुआ है तब से कह रहा हूँ कि जब ये इस्लामाबाद डायलॉग प्रोसेस शुरू किया गया था उस समय भी मैंने कहा था कि आप देख लीजिएगा इसका क्या परिणाम आएगा आपके सामने पे। और वो परिणाम सामने आ गया ना। डिक्लेरेशन हो चुका है, डिक्लेरेशन 2 दिन नहीं चल पाया। ये तो हालात है, ये तो समस्या है। उसका रीजन आरजू जी बहुत सिंपल है। लोग मुझे भले गालियां दे या जो भी कहें, जब पता है कि सामने वाले का सोच और समझ किस तरीके की है, तो आप उसको आर्टिफिशियली किसी बात पे अग्री करवा लें बिकॉज सिचुएशनल रिक्वायरमेंट है, तो वो 1-2 दिन की जिसे कह लीजिए समझ होती है। अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध होता रहेगा। ये जब तक होता रहेगा, या तो अमेरिका अपना आइडेंटिटी या अपने सोचने का, जिसको वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, वो तरीका छोड़ दे, और या तो फिर ईरान जो है वो अपने सोचने का, जिसको कि वो इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं, वो छोड़ दे। ये जब तक नहीं होगा, वो ईरान को इजराइल के मामले से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है ना। ईरान का कोई लेना देना नहीं है इजराइल से, या तो फिर ईरान जो है वो इजराइल के लिए लड़ता रहे। आप ये बात सोचिए ना, आपने मुझसे ये प्रश्न में पूछा कि ये जो मिडिल ईस्ट वाले थे वो सोच रहे थे कि अमेरिकन हमारे पास अगर बेसिस है तो नो वन वुड डेयर टू अटैक अस। आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, मगर एक पॉइंट इसमें ये भी तो है आरजू जी ने कि अमेरिका और सऊदियों की लड़ाई क्यों नहीं हो रही है, अमेरिका और यूएई की लड़ाई क्यों नहीं हो रही है, अमेरिका और बहरीन की लड़ाई क्यों नहीं हो रही है? व्हाई अमेरिकन्स आर नॉट फाइटिंग विद द अरब्स? उसका सिंपल कारण यह है कि अरब्स हैव अंडरस्टूड वन थिंग कि ओनली वे फॉरवर्ड इज प्रोग्रेसिवनेस। ईरान जो है वो डाइग्रेसिव रास्ते पे जा चुका है। तो आरजू जी ये लड़ाई होती रहेगी, चलती रहेगी। रही बात की ऑयल का प्राइस 7% बढ़ेगा, आई थिंक कतर और ईरान तो बात कर रहे थे स्टेट ऑफ या कतर, ओमान या ईरान, आई एम फॉरगेटिंग, आप बता दीजिएगा। आई गेस ओमान और ईरान की बातचीत हो रही थी रिगार्डिंग द जॉइंट रेगुलेशन ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब उस पर क्या नतीजा निकला है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज जब तक कंप्लीटली फ्री नहीं होगा फिर से, अगर ये दोनों अगर ईरान उस पर फ्राइट चार्जेस लगाता है या जो है कोई टोल टैक्स लगाता है, तो फिर ऑफ कोर्स उसका तो जो ब्रंट है वो तो हमें आपको फेस करना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर मान लीजिए जिस शिप से आना है वो शिप ने कुछ टैक्स दिए हैं, तो वो टैक्स तो वो अल्टीमेटली कस्टमर के ऊपर ही जाता है। कोई भी बिजनेसमैन अपने ऊपर टैक्सेशन को नहीं रखता। टैक्सेशन का जो इसीलिए कहते हैं जो टैरिफ लगा रहे हैं आपके ट्रम्प साहब, उस टैरिफ को फेस कौन करता है? उस टैरिफ का कॉन्सिक्वेंस कौन पे करता है? एंड कस्टमर, एंड यूजर। तो इसीलिए ये जान लीजिए कि अगर ये हॉर्मुज नहीं खुलता है, फ्री नहीं होता है जैसा कि प्री वॉर स्टेटस था, तो 7% क्या 70% भी बढ़ जाएगा। इसमें तो कोई शक होना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि ऑयल की डिमांड तो बढ़ती जाएगी। मार्केट में उस तरीके का ऑयल अभी है नहीं। वेनेजुएलन ऑयल को भी अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है, वो अमेरिकन डॉलर में डील कर रहे हैं। उसके बाद रशिया और जो बाकी की कंट्रीज है उनकी कैपेसिटी सारे उनसे वेस्ट लेना नहीं चाहेगा, अमेरिका उनसे लेना नहीं चाहेगा। सो आई मीन ओवरऑल एनर्जी क्राइसिस तो होने वाली है। और परहैप्स आरजू जी ये अच्छा भी है कि जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी की ओर दुनिया 10 साल में जाती, 20 साल में जाती, अब वो 5 से 6 साल में ही चली जाएगी। क्योंकि लोगों को 2 चीजें पता चल गई हैं लास्ट 5 साल में कि चाइना एज अ सोल सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड गुड्स डेंजरस आइडिया है। आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आपको चाइना को अकेले आप वर्ल्ड जिसे कह लीजिए फैक्ट्री नहीं बना सकते।
और दूसरा ये है कि आप फॉसिल फ्यूल के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल का अल्टरनेट जो है वो जल्दी से जल्दी मार्केट में आना चाहिए, जिससे कि लोगों की डिपेंडेंस जो है वो कम हो सके, और खासकर नेशन स्टेट में जो कंट्रीज हैं उनकी डिपेंडेंस कम हो सके। क्योंकि आप भले सॉवरिन हो, लेकिन आपका तेल अगर अरेबिया से आ रहा है तो आपको अरेबिया के साथ संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे, या आपको अरेबिया के ऊपर जो भी होगा वो आपके ऊपर उसका असर दिखेगा। जो भी अरेबिया के साथ होगा उसका ऊपर आपके ऊपर असर दिखेगा। So I think maybe there is something, some opportunity hidden in the tough time that world is facing with respect to the energy security. जी। लेकिन सर बाकी की कंट्रीज जो कि इस लड़ाई का वैसे तो हिस्सा नहीं है, कि वो आपस में क्लैशेस नहीं है उनके, लेकिन वो इस सबको भुगत तो रही है, उनको फेस तो करना पड़ रहा है डिफिकल्टीज ईरान, अमेरिका और इजराइल की वजह से। आपको नहीं लगता कि वो किसी जगह जाकर जो है वो इस चीज के लिए बात कर सकती है अमेरिका से, खास तौर पे कि भाई ये आप क्लैशेस को बंद कीजिए, और वरना ये तो सालों साल चलेगा, ये तो ना खत्म होने वाली लड़ाई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बार बार बंद कर दिया जाएगा। पहले अगर आप रशिया या यूक्रेन या किसी और की लड़ाई को लें तो वो उधर साइड पे अपना लड़ी जा रहे हैं, उनके लड़ने से बाकी के कंट्रीज को असर नहीं हो रहा, लेकिन इनके लड़ने से तो जैसे कहते हैं ना 200 या कई लोग और भी या कई कंट्रीज और भी मुश्किल में आ रही है। नहीं, उनके भी लड़ने से बहुत असर हो रहा है आरजू जी। अभी इंडियंस की काफी वहां पे जो टैंकर्स गए थे उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया, और हमारे कुछ जो सी फेयरर्स थे उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा नहीं है कि लॉस ऑफ लाइफ नहीं हो रही है, इकोनॉमिक लॉस नहीं हो रहा है, शायद अब उसकी बातें और उसकी एनालिसिस कम की जा रही है। मगर आपकी बात सही है कि ईरान और अमेरिका दोनों को समझना पड़ेगा, किसी एक को समझने से नहीं होगा। ये लड़ाई डॉक्ट्रिनल है। मैं आपसे मैं और क्या कह दूं, क्योंकि आपने करवा लिया ना, सारा इस्लामाबाद हो गया, वो आ गए कमरे में, ईरानियन आ गए कमरे में, जेडी वांस आ गए, जेडी वांस ने थैंक यू बोल दिया, सब कुछ हो गया, गले लग गए, 2 घंटा नहीं चला, क्योंकि मन में नफरत भरी पड़ी है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इसका चाबी आरजू जी, और जब तक मैं आपके प्रोग्राम पे आता रहूंगा मैं कहता रहूंगा, एक आदमी के पास है, वो है मोहम्मद बिन सलमान साहब। ही गॉट द प्रॉब्लम राइट। तो वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं एमबीएस के बारे में? क्यों नहीं वो आगे बढ़कर ईरान को समझाते, यहाँ अमेरिका से बात करते? अमेरिका से खैर वो बात करने की पोजीशन में नहीं आए, नो, कि वो भी एक तरीके से हमारी तरह अमेरिका के आगे झुके ही रहते हैं, लेकिन ये है कि ईरान से वो बात क्यों नहीं करते? वही शिया सुन्नी वाला फिर फैक्टर आ जाता है क्या बीच में? हाँ, मतलब आप शिया सुन्नी फैक्टर, मतलब इसको अगर हम न्यूट्रल टर्म में बात करें, रिलीजियस टर्मिनोलॉजी यूज ना करें, तो ईरान अपने आप को एज अ लीडर देखना चाहता है इस्लामिक वर्ल्ड का। जो 3 लीडर आज की डेट में खड़े हो गए हैं, टर्की खड़ा हो गया है, ईरान खड़ा हो गया है, सऊदिया तो नेचुरल इनहेरिटर है। मेरे हिसाब से तो सऊदिया को ही होना चाहिए, क्योंकि दे आर अरब्स ना, तो ये उनका है फिलॉसफी, उनकी आइडियोलॉजी है, उनको उसका नेचुरल इनहेरिटर वही है, और कोई इसका ईयर नहीं बन सकता। मगर अगर कोई और ईयर बन रहा है तो फिर उनकी अपनी प्रॉब्लम है, समस्या है, जबरदस्ती की प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात है। तो एमबीएस उनसे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एमबीएस ने बात करने की, चाइना ने एक बार अभी कुछ दिन पहले करवाया था ना नेगोशिएशन, क्या हुआ? तो अब आज की डेट में तो ईरान जो है वो सऊदी अरेबिया से और नफरत करने लगा है। उसका रीजन है कि उनको लगता है कि जो उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं वो सारे के सारे सऊदी बेसिस से आ रहे हैं या अरबिक बेसिस से आ रहे हैं। उनको ये भी पता है कि कई न्यूज़पेपर ने ये रिपोर्ट किया है, और मेरे ख्याल से ईरानियंस को तो अंदर की बात ज्यादा पता होगी, बिकॉज उनके पास और भी सॉलिड इंटेलिजेंस होगा, कि ये जो अटैक हुआ है ईरान के ऊपर, इसको करवाने में मोहम्मद बिन सलमान का बहुत बड़ा हाथ है। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कन्विंस किया था अमेरिकन को कि आप इनके ऊपर अटैक कीजिए, क्योंकि जिस तरीके का टेररिज्म ये फैला रहे हैं अरेबिक रीजन में, उसको मोहम्मद बिन सलमान साहब पसंद नहीं करते थे। अब ये मीडिया रिपोर्ट है वॉशिंगटन पोस्ट की, मैंने पढ़ा था इसको, और 2-3 बार ये रिपोर्ट आई है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इस वॉर को फैसिलिटेट किया या उसको एटलीस्ट उसको प्रोवोक किया। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैं बड़ा फैन हूं मोहम्मद बिन सलमान साहब का, मैं उनको बहुत पसंद करता हूं। तो मगर अब ये बात है कि आप उनसे बात करने को बोल रही हैं इस समय, तो हालात एकदम खराब है, कोई किसी से बात नहीं कर सकता। या तो अमेरिकन पीछे हटे, और या तो ईरानियंस पीछे हटे, और ये जो है इस मामले को सॉर्ट आउट करें कि भाई चलो अब इस वॉर का कोई अंत नहीं है। बट मुझे दोनों में से कोई पीछे हटते हुए अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप हटते हैं तो उनका एक वो अमेरिका इज द बिगेस्ट कंट्री, मोस्ट पावरफुल आर्मी ऑन द फेस ऑफ अर्थ, और वो ये सब जो बोल के आए हैं उसको तो धचका लग जाएगा, क्योंकि ईरानियंस तो है वो तो, और ये
खासकर लेफ्ट लूनी मीडिया, वो तो ईरान को विक्टोरियस दिखा देगा। और ट्रंप जो है वो इमेज नहीं चाहते कि उनकी आर्मी को कोई उनके प्रेसिडेंसी में कोई हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर वो पीछे हटते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, वॉशिंगटन पोस्ट से लेके बीबीसी, DW सब ये डिक्लेयर कर देगा कि ईरान जीत गया। वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। तो बॉटम लाइन मेरे कहने का ये है कि जब तक कोई एक पार्टी सरेंडर नहीं करेगा कंप्लीटली, तब तक ये वॉर चलता रहेगा इसी तरीके से खरामा। अब कभी वो बोलते हैं वॉर रुक गया है, अब उन्होंने बोला था फ्राइडे सैटरडे कोई वॉर नहीं होगा, अब हम लोग रैप अप करें। फिर से मैंने सुना कि उन्होंने जो वेपनरी है उसको जो है बढ़ा दिया है, उसकी सप्लाई। कई उनके बेसेस जो यूके में है, उनके बेसेस जो इजराइल में है, जो सऊदीया में है, उसके ऊपर बहुत सारी वेपनरी भेजी गई है टू अटैक ईरान मोर ब्रूटली। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है आरजू जी? हमारे आपके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये डॉक्ट्रिनल समस्या है, इसको समझ लें। ये सतही बातें करके नहीं होगा। जब समस्या थॉट प्रोसेस में है तो थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा, और कोई समस्या और कोई तरीका नहीं है। अब आप ये मुझसे पूछ सकती हैं किसका थॉट प्रोसेस, ये मैं आपके दर्शकों के और आपके विवेक पे छोड़ देता हूं कि वो जिनके थॉट प्रोसेस से अलाइन करना चाहें, वेस्टर्न थॉट प्रोसेस से या ईरानियन थॉट प्रोसेस से, ये उनकी समझ पे मैं छोड़ देता हूँ कि किसी एक को तो अपना थॉट प्रोसेस दूसरे के साथ अलाइन करना पड़ेगा। अभी जो है ईरानियन थॉट प्रोसेस या आइडियोलॉजी वो एंटी वेस्ट है, एंटी इजराइल है, जिसको कि वेस्ट पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो और देखिए, मैं आपसे एक बात कहूं, इसको बुरा ना माने, अभी देखिए 2 दिन पहले बर्लिन में क्या हुआ और उसके बाद परसों पेरिस में क्या हुआ। ये सब घटनाओं से ना यूरोप में एक तरीके का गुस्सा और तेजी से बढ़ता जा रहा है समाज में। तो अगर कोई मीडिएशन की बात होती, कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ कर सकता था इस मामले में, वो भी अब हट गए हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से सोचना पड़ेगा समाज को कि भाई कैसे आगे चलें कि हम अपना जो इमेज है सोसाइटी में उसको बेहतर कर सकें। लेकिन सर बहरहाल इमेज को तो ना ये भी कहा जा सकता है कि इमेज को तो खैर ठीक करना ही चाहिए और होना ही होगा, लेकिन उसी के साथ जो गल्फ कंट्रीज हैं उन वो तो डेफिनेटली इस वक्त अमेरिका का ही साथ दे रही हैं और हमेशा से दिया है उन्होंने। कोई नई बात तो है नहीं। ईरान तो बहुत टाइम तक अकेला ही खड़ा रहा, इतनी सैंक्शंस लगी, क्या कुछ हुआ, लेकिन ईरान ने घुटने नहीं टेके। तो इस वक्त भी लग नहीं रहा कि ईरान जो है वो किसी तरीके से भी अपने आप को हारा हुआ बताएगा या मानेगा। हाँ ठीक है, उसमें पावर कम है, आप कह सकते हैं, सैंक्शंस है, पैसे का प्रॉब्लम है और कई दूसरी चीजें। लेकिन ट्रंप की घबराहट देखकर तो यही लग रहा है कि वो एक ईरान से जो है वो डरे हुए हैं और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तब भी जो है वो छोड़ा ना जाए और ईरान का जो है बिल्कुल खात्मा कर दिया जाए। तो आपको लगता है कि इस तरह की बात जो है वो एक सुपर पावर को करना चाहिए किसी दूसरी कंट्री के लिए? सुपर पावर एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, कोई सुपर पावर नहीं होता। सुपर पावर तभी तक होता है जब आप किसी को सुपर पावर मानते हैं। जब आप उस सुपर पावर के सामने खड़े हो जाते हैं तो फिर सुपर पावर जो है वो उसकी भी हालत खराब हो जाती है। ऐसे तो विश्व में कोई भी सुपर पावर जो है वो किसी भी देश को चाहता तो रगड़ देता। अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 के 2 के बाद से कौन सा एक वॉर है जो अमेरिका ने डिसाइसिवली जीत लिया हो? आप कोरियन क्राइसिस को देख लें जो ठीक 1950 में हुआ, जिसमें साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया टूट के बना, वहां पे उनको पीछे हटना पड़ा। उसका वियतनाम में देख लें, उन्होंने जो वॉर लड़ी उसका क्या असर हुआ। अफगानिस्तान में क्या असर हुआ, अमेरिका अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी और रेनेसांस और फ्रीडम और लिबर्टी ये सब लेके आया था, क्या हो गया, वापस से तालिबान आ गए। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि कोई सुपर पावर नहीं होता। ये एक मीडिया का या समझ लीजिए जो राइटर्स है उनका द्वारा क्रिएट किया हुआ साइकोलॉजिकल हवा है। तो सुपर पावर का आप ये कह सकती हैं कि एक एसिमेट्रिकल वॉर हो सकता है कि एक जो पार्टी है उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है वॉर को लड़ने के, दूसरी पार्टी जो है उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है वॉर को लड़ने पे। उसको आप अगर कहना चाहती हैं सुपर पावर यानी एसिमेट्री की, किसके पास कितने रिसोर्सेज है, कितना पैसा है वॉर को लड़ने के लिए, तो शायद अमेरिका वो उसमें ईरान से ताकतवर बनता है। लेकिन अगर ईरान लड़ जाता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, वी आर रेडी टू गो टू स्टोन एज, हम जंगल में रहेंगे और घास खाने को तैयार हैं,
और हम अफगानिस्तान जैसा देश बनाने को तैयार हैं, बट अमेरिका के आगे हम नहीं झुकेंगे, तो फिर अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी सर अभी भी ईरान का साथ चाइना दे रहा है। चाइना उन्हें मिसाइल्स भी प्रोवाइड कर रहा है, बाकी सिक्योरिटी की जो भी चीजें होती हैं वो भी प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी उनके साथ एक मजबूत ताकत चाइना की शक्ल में तो नजर आ रही है। मैं तो कह रहा हूं चाइना ईरान को बर्बाद कर रहा है। आप क्या करोगे? चाइना कल को ये जो मिसाइल और ये सब दे रहा है, कल को उसने पैसे मांग लिए फिर, और क्यों लड़ रहे? जो काम जेलेंस्की ने किया, यूक्रेन को बर्बाद करके रख दिया वेस्ट के कहने पे, क्या हो गया? लोग आज ये हालत है। मैं पढ़ रहा था कि जेलेंस्की की जो गवर्नमेंट्स है वो सड़कों पे बच्चों को खींच खींच करके आर्मी में भर्ती करवा रही, खींच खींच करके, क्योंकि नहीं है कोई बच्चे वहां पे। आरजू जी, ये देखिए, ये फिल्मी बातें नहीं होती। देखिए, इंडिया ने जब पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर किया, उस समय लोग बड़े दुखी हुए होंगे और मोदी को गाली भी दी होंगे, लेकिन मोदी न्यू वन थिंग, वेयर टू स्टॉप एंड वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टॉप। उनको दोनों पता था। इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी अब मुझे समझ में आती है जब मैं ईरान और अमेरिका की लड़ाई देख रहा हूं, और मैं रशिया और यूक्रेन की लड़ाई देख रहा हूं। मतलब उन्होंने इतना बढ़िया उन्होंने अटैक किया 9 जगहों पे, उसके बाद कहा जी हमारा काम हो गया, अब हम नहीं करेंगे। उसके बाद ये भी कह दिया कि आप करोगे तो जितना आप करोगे बस हम उतना ही करते रहेंगे। आपने 2 गोलियां मारनी है, हमने 2 गोली मारनी है, आपने 4 मारनी है, हमने भी 4 ही मारनी है। तो ये इसको कहते हैं कि रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट डे वॉर। देखिए आरजू जी, आज का वॉर वो नहीं होता है कि 2 सेनाएं एक तरफ खड़ी हो जाएंगी, लड़ाई होगा और शाम को निर्णय आ जाएगा। अब ऐसा वॉर नहीं होता। आज के वॉर आपके शहरों में लड़े जाते हैं। आज का वॉर गुरिल्ला वॉरफेयर के रूप में लड़ा जाएगा। आज का वॉरफेयर आपके घरों के अंदर जाकर के लड़ा जाएगा। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इन लोगों को पता नहीं था कि कब शुरू करें और कब वो करें। मैं तो ईरान से ये पूछना चाहता हूं, ईरान किस लिए यूएस से लड़ाई लड़ रहा है? मेरी समझ के बाहर है ये बात। ईरान कौन सी लड़ाई है जो यूएस के साथ लड़ रहा है पिछले 1979 से, जब से वहां पे इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है? इजराइल का क्या लेना देना है आपसे? भाई, आप अपने देश के, आप गवर्नमेंट बने हो तो अपने देश के लोगों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी पढ़ाई लिखाई दो, अच्छा उनको सहूलियातें कराओ। अब वो इजराइल का क्या मतलब है, वो किसकी जमीन पे बना है, वो छोड़ दे अरबों के ऊपर ना। अरब अपना समझ लेंगे, पैलेस्टाइन समझ लेंगे, अरबी और फिलिस्तीन। क्या जरूरत है ये खड़ी करने की, हमास खड़ी करने का, तो ये इस तरीके के ग्रुप्स को खड़ा करने का? मैं फिर कह रहा हूं कि मैं नहीं समझ पाता ईरान किस बात की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान और इजराइल का कोई बॉर्डर नहीं है। ईरान के लोग इतने, मतलब ईरान कोई ऐसा वैसा देश नहीं है आरजू जी। ईरान हजारों हजार साल की सभ्यता है। ईरान का इन्फ्लुएंस रहा है इस रीजन पर। दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल। हमारे यहाँ टाटा जो है ये ईरान के ही है ना, बोमन ईरानी, ये सारे लोग पारसी हैं, और पारसियों का जो कंट्रीब्यूशन हमारे देश में वो इमेंस है। ये लोग, आपको पता है, पारसी तो आज तक लड़ाई भी नहीं लड़ता, वो बेचारे इतने सीधे कम्युनिटी के लोग होते हैं। तो मैं यही कहूंगा अर्जुन जी की जबरदस्ती ये ईरान को भी आप साथ दीजिए, मैं भी ईरान के साथ हूं, मगर जबरदस्ती का ईरान को ये कहना कि वो जी लड़ा नहीं है। वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो? आपकी क्या लड़ाई है यूएस के साथ? What was the नहीं तो यूएस अटैक अपने रोके तभी फिर ईरान की तरफ से भी अटैक रुके जाएंगे। नहीं, ईरान को और ईरान अमेरिका को अटैक नहीं कर रहा, लेकिन वो अमेरिकन बेसिस को अटैक कर रहा है, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेसिकली वो ईरान को अमेरिका को ही नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, वो कैसे नुकसान पहुंचा रहा है? अमेरिका तो इसके पैसे लेता है सऊदियों से और अरबों से। आप सर उनके जहाज खड़े थे, अगर वो उनको नुकसान पहुंचा देगा, उनकी बाकी चीजें अगर जो उन्होंने अपनी जो बेसिस बनाई हुई है अगर उसको तबाह कर देगा तो नुकसान तो होगा ना। वो तो इस्लामिक उम्मा के ऊपर अटैक कर रहे हैं ना। अब मैं वही कह रहा हूँ, अमेरिका वो इस्लामिक उम्मा पे अटैक नहीं कर रहे सर, वो अमेरिकन बेसिस पे अटैक कर रहा है जो है वहां पर। ये बात इस्लामिक उम्मा क्या, ये बात आप यूएई को समझाइए जो अलग हो गया है, नाराज है। भाई ये बात आपको लग रही है ना आरजू जी कि भाई देयर इज अ डिसर्नेबल डिस्टिंक्शन कि वो अरेबिया की धरती पे नहीं अटैक कर रहे हैं या यूएई की धरती पे अटैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेरिकन बेसिस पे कर रहे हैं। बट यूएई तो उसको अपना देखता है, वो कहता है ये हमने पैसा देकर के बनवाया, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। तो जो हमारी हो गई प्रोटेक्शन, उनकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। ये बेसिस बनाई है अमेरिका ने, जो पाकिस्तान में भी उसने बनाई थी जब अफगानिस्तान पे अटैक कर रहा था, तो उस वक्त भी यही सब कुछ हो रहा था। तो किससे डरता? क्या अमेरिका ने अटैक किया सऊदिया के ऊपर या अरबों के ऊपर? इन्हीं से, जिनसे डर था प्रोटेक्शन का, उन्होंने किया। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए इसको अभी छोड़ दे आप। ये एक देखने का तरीका है, मैं आप समझ सकता हूँ कि आपका और हमारा नजरिया इसमें अलग अलग है और वो नेचुरल है।
उसमें कोई वो नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बस इतना बताइए, ये ईरान जो है किस बात की लड़ाई लड़ना चाहता है अमेरिका से? मैं कहता हूँ अमेरिका गलत है, अमेरिका ने बहुत गलती करी है। शाह के समय भी वो जब रशियन इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए डेमोक्रेसी का उन्होंने अपोजिशन किया, वहां पे उन्होंने इंस्टॉल किया अपने पपेट लोगों को, सब कुछ किया। लेकिन आज की डेट में इस वॉर को कहां लेके जाओगे आप? कहीं नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि ये वॉर अमेरिका के लिए धंधा है, पर ये ईरान के लिए धंधा नहीं बन पाएगा। ईरान को खरीदना पड़ेगा, कभी चाइना से वेपन लेने पड़ेंगे, और ईरान ने, मैं ये मानता हूं, ईरान ने दांत खट्टे कर दिए अमेरिका के, क्योंकि ईरान ने कम लागत पर ऐसे ऐसे वेपन से उनको जवाब दिया है कि अमेरिका की धज्जियां उड़ गई हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं आरजू जी। उनकी $1500 की, $15,000 की जो उनकी मिसाइल्स हैं या उनका कुछ और सिस्टम है, उसने जो है वो एक तरीके से वॉट लगा दिया, और उसके पीछे रशिया और चाइना की टेक्नोलॉजीज हैं, सब कोई जान रहा है। मगर मैं क्या कह रहा हूं कि इसका फायदा कहां जा रहा है? ईरान जो एक विश्व में इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है, इतनी बड़ी इकोनॉमी हो सकता है, सब बर्बाद हो गया ना। वो आखिर कोई ये पूछे कि ईरान इस बर्बादी के पीछे क्या सिर्फ अमेरिका है? तो आरजू जी देखिए, अमेरिका एक कारण हो सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं करता, अमेरिका इज अ प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट। मगर यह है कि आप, अगर आपको पता है कि सामने वाला दुष्ट है, तो आप तो अपने से अच्छे कदम लो ना उसको रोकने के लिए। तो मैं तो इसमें अमेरिका और ईरान की लड़ाई में मैं बस इतना ही कहूंगा कि ईरान शुड नॉट फॉल इनटू द ट्रैप। उनको ट्रैप में नहीं बनना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टर्स छोड़ दें, वो ईरान इजराइल का मसला वो सऊदियों पे छोड़ दें, मोहम्मद बिन सलमान पे छोड़ दें कि वो उस रीजन में रहते हैं, उनका है, आपका कोई, आप तो इधर रहते हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हो, आप अरबी भी नहीं हो, तो फिर ये मामला शायद थोड़ा बहुत बेहतर बन जाए। बाकी तो अब इस पे कई कहा। बस सर यही चाहेंगे कि मामलात कुछ बेहतर हो जाए, इसलिए कि ये सिर्फ ये 2 कंट्रीज नहीं लड़ रही है, बल्कि इसमें कई कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं और बहुत सौ का नुकसान हो रहा है। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू आरजू जी।